हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक छोटी सी वीडियो और देखते हैं। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी समिति या शिक्षा आयोग किस वर्ष बना और उस वर्ष कौन सा गवर्नर जनरल या वायसराय था। ठीक है ना, यानी प्रमुख शिक्षा आयोग। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि चार्ल्स वुड डिस्पैच। जो चार्ल्स वुड डिस्पैच था, यह कब आया था भारत में? ये भारत आया था 1854 में, 54 में। और ये किसके समय में आया था? लॉर्ड डलहौजी के समय आया। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया, हंटर आयोग। तो हंटर आयोग जो था ये 1882 में आया था और ये किसके समय में आया था? ये आया था लॉर्ड रिपन के समय। उसके बाद आया था रैले आयोग। ये जो रैले आयोग था ये विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना गया। ये कब आया था? ये आया था 1902 में और ये किसके समय में आया था? लॉर्ड कर्जन के समय। 1902 में भारत में कौन था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन भी इसी लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था। और बंगाल विभाजन को लागू करने की डेट क्या डिसाइड की गई थी? बंगाल विभाजन को लागू करने की डेट थी 16 अक्टूबर 1905। ठीक है। और इसी के विरोध में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन एस एन सेन के द्वारा चलाया गया था। कहाँ? टाउन हॉल के मैदान में, कलकत्ता में। ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग सैंडलर आयोग। सैंडलर आयोग जो था ये आया था 1917 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे इस समय और इसी समय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कौन? एनी बेसेंट। उसके बाद आया था इंच कैप आयोग। ये क्या था? पांचवा जो आया था इंच कैप आयोग आया 1923 में और उस समय जो वायसराय थे हमारे कौन थे? ये लॉर्ड रीडिंग। अगला आया हरटांग आयोग, या इसी को कहा गया प्राथमिक शिक्षा आयोग। तो प्राथमिक शिक्षा आयोग जो आया था ये आया था 1929 में और इस समय कौन थे हमारे? लॉर्ड इरविन थे। ठीक है। अगला पॉइंट है ये कि लिंड से आयोग या प्रौढ़ शिक्षा, बुजुर्गों के लिए शिक्षा का आयोग। तो ये कब बना था? ये भी आया था हमारे यहाँ 1929 में और इस समय भी इरविन ही थे। सार्जेंट आयोग आया था 1944 में लॉर्ड वेवेल के समय में। और आखिरी जो आयोग आया था आज़ादी के पहले तक वो आया था राधा कृष्णन आयोग। ये आया था 1948 में और इसके जो समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि कौन सा आयोग शिक्षा के लिए किसके समय में आया और किस सन में आया। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखेंगे और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत देश में कितने कितने विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे, वो कहाँ थे और वो किस वर्ष में हुए थे। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा विश्वविद्यालय है वह है कलकत्ता विश्वविद्यालय। कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है ये 1857 में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है ना, कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित किया गया था। उसके बाद है बम्बई या मुंबई विश्वविद्यालय। ये जो है ये भी 1857 में ही किया गया था। और उसके बाद है चेन्नई या मद्रास विश्वविद्यालय, ये भी 1857 में। यानी जो कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, ये तीन नाम हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं। उन तीनों में जो है ये कब बना था? 1857 में ही बन गया था। उसके बाद देखते हैं पंजाब विश्वविद्यालय की जो स्थापना होती है उसके बाद होती है 1882 में। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे 1882 के बाद यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है ये 1887 में बनता है और उसके बाद बनता कब है? मैसूर विश्वविद्यालय 1916 में, जब कांग्रेस का अधिवेशन जो होता है कहाँ होता है? लखनऊ में होता है और नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग एक साथ बैठक करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बनारस विश्वविद्यालय। तो जो बनारस विश्वविद्यालय है ये भी 1916 में बना था। पटना विश्वविद्यालय ये 1917 में बना था, जब कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। उसके बाद आता है उस्मानिया विश्वविद्यालय। उस्मानिया विश्वविद्यालय जो बना है ये बना है 1918 में। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे अलीगढ़ विश्वविद्यालय। अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो बना था ये बना था कब? 1920 में, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है। ठीक है ना, 1 अगस्त 1920 को। फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में बना। दिल्ली विश्वविद्यालय थोड़ा बाद में बना है। दिल्ली विश्वविद्यालय कब बना? 1922 में। ठीक है। और दिल्ली को राजधानी कब बना दिया गया था? 1911 में और 1912 से लागू हो गया। नागपुर विश्वविद्यालय कब बना? नागपुर विश्वविद्यालय बना है 1923 में। आंध्र विश्वविद्यालय कब बना? आंध्र विश्वविद्यालय बना 1926 में। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? आगरा विश्वविद्यालय। आगरा विश्वविद्यालय जो है ये 1927 का है और अन्नामलाई विश्वविद्यालय ये बना 1929 में।
फिर देखेंगे केरल विश्वविद्यालय। केरल विश्वविद्यालय बना था 1937 में, और सबसे अंत में जो बना आज़ादी के पहले वो बना राजस्थान विश्वविद्यालय, और ये कब बना, ये बना 1947 में। तो इस तरह से आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने हमारे देश भारत में कुल 18 विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी, जिनमें से सबसे आखिरी में बना राजस्थान विश्वविद्यालय, और जो सबसे पहले बना है वो बना है कलकत्ता विश्वविद्यालय। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एसएससी के द्वारा 2022 में जो लेखपाल का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि है यूथ कंपटीशन टाइम्स से। पहला सेट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, ये दूसरा है, और इसमें कंटिन्यू 15 सेट हैं, और डेली एक एक सेट मैं करवाता रहूँगा। डिटेल का जो सोल्यूशन होगा उसको मैं अलग से दूंगा। अभी यहाँ सिर्फ आंसर देखेंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है। तो अष्टाध्यायी शब्द में जो समास है वह है ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, भरपेट अव्ययी भाव, ये सही है। दूसरा, राष्ट्रभक्त तत्पुरुष समास, ये भी सही है। तीसरा, देश निकाला बहुब्रीहि समास, ये गलत है, और ये गलत है इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यानी कौन सा मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, सुरा होता है, मधु होता है, मद होता है, लेकिन अमी नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं। तो ये किसके पर्यायवाची हैं, तो ये सब कहा जाता है कलिका का, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। मुकुल, कोरल, गुंचा ये सब जो है ना कलिका के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, सुलभ का उपर्युक्त विपरार्थक शब्द है, यानी सुलभ का विलोम बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, चिरंतन का विलोम है, चिरंतन का जो विलोम होगा वह क्या होगा, वह होगा नश्वर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, तत्सम और तद्भव का युग्म सही है, यानी कौन सा युग्म ऐसा है जो तत्सम तद्भव के हिसाब से सही है। तो इसमें हो जाएगा कुच्छी या कोक, यानी जो तत्सम तद्भव का सही शब्द का जो पेयर है वह कुच्छी और कोक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि तद्भव शब्द का चयन करिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बताना है, तद्भव शब्द कौन सा है। तो निडर जो है तद्भव है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो श्रद्धानंद का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा श्रद्धा प्लस आनंद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराकार का संधि विच्छेद क्या है। निराकार का संधि विच्छेद होता है निधन आकार, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा, उसको क्या कहते हैं, उसको सिर्फ ये कहा जाता है अनाहूत, ऑप्शन नंबर सी। बहुत से लोगों को लगेगा अतिथि, अतिथि उसे कहते हैं जिसके आने की तिथि न पता हो, जिसकी आने की तिथि ज्ञात न हो उसे अतिथि कहेंगे, और जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहूत कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा। अपना जिसका उद्देश्य पूरा हो गया हो उसको आप क्या कहेंगे, तो उसको कहा जाता है कृतार्थ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अनुचित लोकोक्ति का चयन करिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, अधजल गगरी पलटत जाए, ये गलत है। अधजल गगरी पलटत जाए ऐसा कोई लोकोक्ति नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे कुआं पीछे खाई, ये सही है। अपनी पगड़ी अपने हाथ, ये भी सही है। ऊंची दुकान फीका पकवान, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास का सही अर्थ निर्देशित करें। तो इसका सही अर्थ क्या होगा, अवसरवादी होना, ऑप्शन नंबर डी। यानी गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुना दास, इसका मतलब हुआ कि अवसरवादी होना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है।
तो दिए गए वाक्य में त्रुटिहीन वाक्य जो होगा, शरीर से ताकत होनी चाहिए, सही है। शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, सही है। शरीर में ताकत होनी चाहिए, ये भी। और शरीर पर ताकत होनी चाहिए, यानी अब ये 4 सेंटेंस। उत्तर प्रदेश को 3 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अगर हम लोग यूपी की बात करेंगे तो यूपी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 प्राकृतिक प्रदेशों में। इसका जो पहला है वह है भाबर एवं तराई का प्रदेश, दूसरा जो है वह है गंगा का मैदान, और तीसरा जो है ये दक्षिण का पठारी प्रदेश। ठीक है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जो भाबर एवं तराई प्रदेश हैं, ये पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर पडरौना तक एक पतली सी पट्टी के रूप में फैला हुआ है। ठीक है ना, तो ये कहाँ तक है? यानी सहारनपुर से लेकर के भाबर वाला जो क्षेत्र है वो सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर पडरौना तक है। अब जो भाबर क्षेत्र होता है ये क्या होता है? तो देखिए, भाबर क्षेत्र जो है ये कंकड़ पत्थरों से निर्मित होता है, पर्वतीय भूभाग है ये। ठीक है ना, और यह बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं लखीमपुर खीरी आदि जिलों में फैला हुआ है। इसकी जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं इसकी क्या हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर चौड़ाई में कमी आती है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो चौड़ाई कम होता जाएगा, यानी ऐसा होता जाएगा ये। ठीक है ना, फिर क्या है? नदियों का लुप्त हो जाना, इसमें नदियां आकर के लुप्त हो जाती हैं। अगला देखिए कि जो तराई क्षेत्र है इसकी क्या है? तो इसको हम लोग किसको तराई क्षेत्र कहेंगे? तो महीन अवसादों से निर्मित भाबर के दक्षिण में दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? तराई क्षेत्र कहेंगे। इसका तराई क्षेत्र का जो विस्तार है, फैलाव है, कहाँ कहाँ है? तो ये सहारनपुर में है, बिजनौर में है, और बिजनौर से बरेली तक है, और महाराजगंज, देवरिया आदि जिलों से संबंधित है। महाराजगंज, देवरिया ये सब जो है तराई क्षेत्र में आते हैं। इसकी विशेषता ये है कि गन्ना, गेहूँ, जूट आदि फसलें अधिक पैदा की जा सकती हैं। घने जंगल और लंबे हाथी घासों से ये ढका हुआ क्षेत्र है, और भूमि सुधार कार्यों के कारण चौड़ाई में कमी हुई, जिससे उपजाऊ भूमि किसानों को प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश की प्रमुख खरीफ की फसलें देखेंगे हम लोग, जो मेनली खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं यूपी में। तो देखिए, सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला खरीफ का फसल क्या है? हमारे पास है चावल। ठीक है ना, यानी धान। दूसरा है बाजरा, उसके बाद कपास है, गन्ना है और ज्वार है। और अगर इन सब में भी सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि कौन सी खरीफ की फसल है, तो गन्ना सबसे ज़्यादा पैदावार होता है। यानी खरीफ की मेन फसलें जो हो गई, चावल हो गया, बाजरा हो गया, कपास हो गया, ज्वार हो गया और गन्ना हो गया यूपी की। उसी तरह से अगर हम लोग यूपी की जायद की फसलों को देखें तो जायद की फसलों में आता है तंबाकू होता है, प्याज होता है, खरबूजा है, और इसके साथ साथ तरबूज है और काशी फल है और ककड़ी। जायद की फसल 1.5 से 2 महीने में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है ना, तो खरीफ की फसलों को देखा हम लोगों ने और जायद की फसलों को देखा। यूपी की प्रमुख रबी की फसलों को अगर देखें, प्रमुख रबी की फसल तो गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, तंबाकू है, और इसके साथ साथ क्या है? लाही है, आलू है और सरसों है। तो हम लोगों ने इस तरह से खरीफ, रबी और जायद यूपी की तीनों की जो मेन फसलें हैं उनको हम लोगों ने देख लिया है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख खरीफ की फसलें देखेंगे हम लोग, जो मेनली खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं यूपी में। तो देखिए, सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला खरीफ का फसल क्या है? हमारे पास है चावल। ठीक है ना, यानी धान। दूसरा है बाजरा, उसके बाद कपास है, गन्ना है और ज्वार है। और अगर इन सब में भी सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि कौन सी खरीफ की फसल है, तो गन्ना सबसे ज़्यादा पैदावार होता है। यानी खरीफ की मेन फसलें जो हो गई, चावल हो गया, बाजरा हो गया, कपास हो गया, ज्वार हो गया और गन्ना हो गया यूपी की। उसी तरह से अगर हम लोग यूपी की जायद की फसलों को देखें तो जायद की फसलों में आता है तंबाकू होता है, प्याज होता है,
खरबूजा है और इसके साथ साथ तरबूज है और काशी फल है और ककड़ी। जायद की फसल 1.5 से 2 महीने में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। तो खरीफ की फसलों को देखा हम लोगों ने और जायद की फसलों को देखा। यूपी की प्रमुख रबी की फसलों को अगर देखें, प्रमुख रबी की फसल तो गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, तंबाकू है और इसके साथ साथ क्या है, लाही है, आलू है और सरसों है। तो हम लोगों ने इस तरह से खरीफ, रबी और जायद यूपी की तीनों की जो मेन फसलें हैं उनको हम लोगों ने देख लिया है। उत्तर प्रदेश में पान से संबंधित प्रमुख तथ्य। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पान की कौन कौन सी किस्में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले देखिए, मीठा पान होता है, महोबा वाला पान होता है, बनारसी पान होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, कपूरी पान होता है, बंगला पान होता है, सांची पान होता है, मगही पान होता है और देखेंगे हम लोग देसावरी पान होता है, रामटेक पान होता है और कलकतिया पान होता है, जिसमें से ये बनारसी पान तो सबसे ज़्यादा मशहूर है, ठीक है ना, और वो भी बनारस का। चलिए फिर हम लोग कुछ पान से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। जैसे पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? महोबा में। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आंवला उत्पादक जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में प्रमुख लीची उत्पादक जिले कौन से हैं? तो सहारनपुर और मेरठ हैं। फिर देखेंगे हम लोग कि उत्तर प्रदेश में अमरूद का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? तो ये प्रयागराज में होता है और कौशाम्बी जिलों में मेनली होता है। आलू निर्यात जोन कहाँ स्थित है? तो ये आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ पे है? तो यह केवल और केवल गाजीपुर में है। प्रदेश में पुष्प से इत्र कहाँ बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है कन्नौज में। कन्नौज को ही इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक छोटी सी वीडियो में हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक को जानेंगे। तो हम लोग देखेंगे किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसने भारत में कार्यभार कब संभाला? तो अगर हमसे पूछा जाए लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में कब आता है या कब उसने कार्यभार संभाला, तो ये जुलाई 1828 ईस्वी में कार्यभार संभालता है। इसने इसके जो इम्पोर्टेंट काम है, उन्होंने क्या किया? सती प्रथा का अंत किया, बालिका शिशुवध को समाप्त करने के लिए हद से ज़्यादा प्रयत्न किया और ठगी प्रथा का ये अंत करते हैं। फिर देखिए, भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई इसने, यानी भारतीय राजाओं से, रियासतों से ये अलग ही रहा, ठीक। 1834 ईस्वी में इसने भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1834 में इसको क्या बनाया गया? भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। अगर आपसे पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो कौन होगा? विलियम बेंटिक होगा। उसके बाद देखिए, ठगों के विरुद्ध कार्रवाई किया इसने और कैप्टन स्लीमैन की नियुक्ति की। यानी कैप्टन स्लीमैन को किस लिए नियुक्त किया था? ठगों को अंत करने के लिए। अगला जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1831 ईस्वी में इसने मैसूर का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया और 1834 ईस्वी में कुर्ग तथा कछार का, यानी कुर्ग कछार का इसने कब किया? 1834 में किया और मैसूर का कब किया? 1831 ईस्वी में किया। उसके बाद अफीम के व्यापार को नियमित तथा अनुपत्रित करने के लिए केवल बम्बई बंदरगाह से ही निर्यात करना प्रारंभ किया। यानी जो अफीम का निर्यात होता था वो कहाँ से करना शुरू कर दिया? केवल और केवल बम्बई बंदरगाह से। उसके बाद देखिए, निजाम नासिरुद्दौला के कहने पर हैदराबाद से अंग्रेज अधिकारी को वापस बुला लिया। यानी हैदराबाद का जो निज़ाम था, निज़ाम नासिरुद्दौला, इसी के कहने पे वहाँ से अंग्रेज अधिकारियों को वापस बुला लेता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हैदराबाद से अंग्रेज अधिकारियों को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसके कहने पे वापस बुलाया, तो नासिरुद्दौला के कहने पे।
अभी हम लोग इस छोटी सी वीडियो में ये देखेंगे कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो कहाँ कहाँ हैं। यानी हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग ये देखने वाले हैं कि भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ कहाँ हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले आते हैं वो कहाँ हैं, महाकालेश्वर। ठीक है, पहला यानी एक महाकालेश्वर, उसके बाद वैद्यनाथ, तीसरे नंबर पे ओमकारेश्वर। ठीक, चौथे नंबर पे हम लोग देखेंगे विश्वनाथ यानी वाराणसी में बाबा विश्वनाथ। पाँचवें नंबर पे मल्लिकार्जुन स्वामी। ठीक है, फिर देखिए छठवें नंबर पे हम लोग देखेंगे केदारनाथ। सातवें नंबर पे नागेश्वर और आठवें नंबर पे जो हैं ये हैं रामेश्वरम। ठीक, उसके बाद सोमनाथ 9वें नंबर पे। 10वें नंबर पे हो गए भीमाशंकर। 11 नंबर पे हो गए त्र्यंबकेश्वर और 12 नंबर पे हो गए घृणेश्वर। यानी 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं ये 12 ज्योतिर्लिंग इन्हीं नाम से हैं, 12 जगहों पे स्थापित किए गए हैं शंकराचार्य के द्वारा। अभी हम लोग देखते हैं कि कौन सा प्रशासनिक विभाग किस शासक ने प्रारंभ किया। कभी कभी पूछा जाता है, ये मालूम होना चाहिए। पहला, दीवाने मुश्तक राज या राजस्व विभाग इसी को भी कहते हैं। इसकी शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला, दीवाने रियासत या इसी को कहा गया बाजार नियंत्रण विभाग। इसकी भी शुरुआत किसने की है, अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी दीवाने मुश्तक राज और दीवाने रियासत ये दोनों की शुरुआत कौन करता है, अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखिए, दीवाने अमीर कोही या इसी को कहा गया क्या, कृषि विभाग। तो इसकी शुरुआत किसने किया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है। अगला, दीवाने खैरात या दान विभाग। इसमें क्या होता था, दान दिया जाता था। ये इसकी शुरुआत किसने किया है, किस शासक ने, तो इसकी शुरुआत किया है फिरोज शाह तुगलक ने। और एक और देखेंगे हम लोग कि दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान जो था यह दास विभाग था, यानी दासों के लिए बनाया गया था और इसकी भी शुरुआत किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है ना। ठीक, तो इस तरह से दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान ये जो फिरोज तुगलक ने किया है। ठीक है, और जो ये दो डिपार्टमेंट हैं दीवाने रियासत और दीवाने अमीर कोही, इसकी किसने किसने किया है, तो अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने और दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यानी आपके पास दो नल हैं, ठीक है ना। एक नल है ए जो कि टंकी को कितनी देर में भरता है, 10 घंटे में भर देता है। और एक दूसरा नल है बी, ये टंकी को कितनी देर में भरता है, 15 घंटे में। तो अब देखिए, अगर एक नल 10 घंटे में भरता है, दूसरा 15 घंटे में भर रहा है, तो टंकी दोनों सेम है। तो टंकी जो है उसकी कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए जो 10 और 15 दोनों से डिवाइड हो सके। इसलिए हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम, या एक ऐसा नंबर जो 10 और 15 दोनों से कट जाए, यानी 30। तो अगर हमने 30 ले लिया तो 30 10 से भी कट जाएगा और 15 से भी। इसका मतलब ये हुआ कि टंकी जो है हमारी वो है 30 लीटर की। अब अगर ये नल 30 लीटर पानी भरता है 10 घंटे में, तो इसका मतलब है 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है वो, 3 लीटर, क्योंकि 10 तियाँ 30, तो 3 लीटर इसकी कैपेसिटी है। ये 15 घंटे में भर रहा है, मतलब इसकी कैपेसिटी है 2 लीटर। अब जब ये दोनों मिल करके भरेंगे तो दोनों मिल करके काम करेंगे, तो यही 3 और 2 यही इतना तो काम करेंगे। यानी दोनों मिल करके अगर साथ में टंकी भरेंगे तो 5 लीटर पानी भरेंगे। अब टंकी है कितने लीटर की, टंकी देखिए है 30 लीटर की। 1 घंटे में भरेंगे दोनों मिल करके 5 लीटर पानी, तो 5 से काट दीजिए, 5 छक 30, तो 6 घंटे में ये टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। ये टॉपिक तो बहुत छोटा है पर इम्पोर्टेंट बहुत है। देखिए,
अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि भारतीय नोटों के रंग एवं उन पर छपे चित्र, यानी किस नोट का रंग किस तरह का है और किस नोट पे क्या छपा हुआ है। नोट सबके पास है लेकिन याद बहुत कम लोगों को है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे छोटी नोट यानी 10 रुपये की नोट। 10 रुपये की नोट का जो कलर है वह है चॉकलेट ब्राउन, और इस पे जो चित्र बना हुआ है वह है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है 10 रुपये के नोट पे। दूसरा देखेंगे हम लोग 20 रुपये का नोट। 20 रुपये का नोट जो है यह हरित पीला है, और इस पे जो फिगर बना हुआ चित्र जो है यह चित्र है इस पे एलोरा की गुफाएं। 50 रुपये का नोट। 50 रुपये के नोट का जो कलर है वो फ्लोरोसेंट ब्लू है, और इस पे हम्पी का पत्थर से बना रथ बना हुआ है। 50 रुपये की नोट पे जो चित्र है वो क्या है, वो हम्पी पे पत्थरों से जो बना हुआ रथ है उसका चित्र बना है। 100 रुपये का नोट जो है ये लेवेंडर कलर का है, और इस पर रानी की वाव का चित्र बना हुआ है। 200 रुपये का जो नोट है यह ब्राइट येलो कलर का है, और इस पे सांची का स्तूप बना हुआ है। फिर हम लोग देखेंगे 500 रुपये का जो नोट है इसका जो कलर है यह है स्टोन ग्रे, और इस पर लाल किला बना हुआ है। ठीक है, और अंत में 2000 रुपये का जो नोट है इसका कलर मेजेंटा है, और इस पर जो है मंगलयान बना हुआ है। इस तरह से हम लोगों ने जितनी भी नोट आज की डेट में भारतवर्ष में चलती हैं, वो चाहे 10 रुपये की हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 200, 500 और 2000, उन सभी नोटों का कलर देखा और उस पर कौन सा चित्र बना है ये देखा। प्रमुख भारतीय दर्शन और उनके संस्थापकों को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि किस दर्शन को किसने संस्थापक है या किसने शुरू किया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन जो है यह महर्षि गौतम का है, यानी महर्षि गौतम ने जो दर्शन दिया है या जो बताया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्याय दर्शन। सांख्य दर्शन के जो संस्थापक हैं ये हैं महर्षि कपिल, और मीमांसा दर्शन इसके संस्थापक हैं महर्षि जैमिनी। ठीक है, इसी तरह से योग दर्शन जो कि इतना हाईलाइटेड है इस समय, योग दर्शन के संस्थापक जो हैं ये कौन हैं, योग दर्शन के संस्थापक हैं महर्षि पतंजलि। और वैशेषिक दर्शन के जो संस्थापक हैं ये कौन हैं, ये हैं महर्षि कणाद। इसमें देखिए ये जो सांख्य दर्शन है ना, महर्षि कपिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ये एक छोटी सी वीडियो में हम लोग गौतम बुद्ध और यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के बारे में देखेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनको देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, महात्मा बुद्ध को यानी बौद्ध धर्म को। तो बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक अगर कभी आपसे पूछा जाए तो ये कौन हैं, ये हैं महात्मा बुद्ध। जन्म की बात करें यानी महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान कौन सा है, यानी जन्म स्थल इनका कौन सा है, तो यह लुम्बिनी वन है जो कि कपिलवस्तु में है, और ये वर्तमान में रुम्मिनदेई नेपाल में है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे इनके पिताजी का नाम, यानी गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम या महात्मा बुद्ध के पिता का नाम जो था ये था शुद्धोधन। ये शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। ठीक है, अगर हम लोग महात्मा बुद्ध के माता का नाम देखें तो इनकी माता का नाम है महामाया देवी, जो कि कोलीय गणराज्य की थी। ठीक, इनके बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और ये जो है गोत्र जो था वो गौतम था। इनका जो पालन पोषण किया जाता है, तो पालन पोषण इनका जो होते विमाता के द्वारा, यानी प्रजापति गौतमी, यानी ये इनकी मौसी थी। ठीक है, फिर देखेंगे कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम जो था यह था यशोधरा। ये कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, इनकी माता भी कोली गणराज्य की थी और इनकी पत्नी भी कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। नाम क्या था, यशोधरा। ठीक, इनका जो पुत्र था, महात्मा बुद्ध के जो पुत्र थे उनका नाम था राहुल। ठीक है, और इनका जो सारथी था, जो इनके रथ को हाँकता था, यानी इनका सारथी जो था उसका नाम था चन्ना। ठीक, इनका जो घोड़ा था, घोड़े के इनके घोड़े का नाम था कंथक। और ज्ञान प्राप्ति जो स्थल, यानी महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह कहाँ प्राप्त हुआ था, वह प्राप्त हुआ था गया में। वो भी
अभी करंट में लोकेशन उसकी अगर पूछा जाए तो बोध गया, जो कि बिहार में है। और एग्जैक्ट जगह की बात करें तो यह निरंजना नदी थी, है ना, निरंजना नदी का तट था। ये कहाँ है अभी? इस घटना को क्या कहते हैं? संबोधि कहते हैं। ठीक। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला जो उपदेश दिया, सबसे पहला उपदेश यानी प्रथम उपदेश जो है वह था ऋषि पत्तन, और ये अभी कहाँ है? अभी ये सारनाथ वाराणसी में है। इनके जो पहले शिष्य हुए उनका नाम आनंद और उपाली था। इनका धर्म प्रचार का जो स्थान था, इन्होंने अपने धर्म को कहाँ कहाँ तक प्रचारित किया? तो शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी और कौशल राज्य, यानी जो 16 महाजनपद थे, ये उनमें से वहाँ ये नो अपने धर्म को यानी बौद्ध धर्म को प्रचारित किया। और इनके जब जीवन के अंत की बात करेंगे कि महात्मा बुद्ध का जो जीवन का जो अंत हुआ, यानी जिसको हम लोगों ने महापरिनिर्वाण कहा, ये कब हुआ? तो ये हुआ था 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। आयु उस समय थी इनकी 80 साल। दिन था बैसाख पूर्णिमा, और स्थान जो था वह था कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो ये देवदत्त था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध के जीवन काल यानी बुद्ध अभी जिंदा हैं और उसके बाद भी उनके रहने के बावजूद संघ का प्रमुख कौन बनना चाहता था? तो वह था देवदत्त। ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी हम लोग देख लेते हैं कि भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। सबसे पहले मूर्ति पूजा किसकी की गई? तो गौतम बुद्ध की ही की गई। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो यह गुप्त काल में हुई थी। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे महावीर स्वामी के बारे में, यानी जैन धर्म को। ठीक। तो जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो ये थे महावीर स्वामी। लास्ट में आते हैं सबसे बाद, उसके बाद तीर्थंकरों का जो क्रम था वो खत्म कर दिया गया था। महावीर स्वामी किस नंबर के तीर्थंकर थे अगर पूछा जाए? तो ये 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म, महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जो जन्म स्थल था, महावीर स्वामी का जन्म स्थल, वो वैशाली के कुंड ग्राम के निकट हुआ था। और ये कहाँ है? ये भी बिहार में है। ठीक। इनके पिता की बात करें, महात्मा बुद्ध के, अगर हम लोग इनके पिता की बात करते हैं यानी महावीर स्वामी के पिता की बात करते हैं, तो इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि वज्जी संघ के कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। ठीक है। महावीर स्वामी की माता का नाम अगर देखें तो ये त्रिशला था, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। और इनके बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम देखेंगे तो पत्नी का नाम यशोदा था, जो कि कुंडी गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। और इनकी एक पुत्री थी, महावीर स्वामी की एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शना या अड़ोज्या या अनुज्या भी कहीं कहीं मिलता है। ठीक है। इनकी जो प्रमुख उपाधियाँ थी, इन्होंने प्रमुख उपाधियाँ क्या क्या थी? केवलिन थी, यानी कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। जिन, जिन मीन्स होता है विजेता। निग्रथ, बंधन रहित। और अहर्थ यानी पूज्य। निर्वाण इनके अगर देखेंगे कि इनको निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ तो यह हुआ था पावापुरी राजगृह बिहार में 72 वर्ष की आयु में। और कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? सस्तीपाल के यहाँ। यहाँ ये मल्ल गणराज के प्रधान का शासित क्षेत्र था। ठीक है। अंत में एक लाइन और देख लेते हैं कि स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। तो एक छोटी सी वीडियो में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म से इम्पोर्टेंट सभी चीज़ें समाहित हैं। एक सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है कि ऋग्वैदिक काल में किस नदी का क्या नाम हुआ करता था, या आज जो नाम है उसको ऋग्वैदिक काल में क्या कहते थे, या ऋग्वैदिक काल की नदी का नाम दे करके आज की वर्तमान नाम पूछ लेता है। तो इसमें हम लोग यही देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल की नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो इनका हम लोग देखेंगे सबसे पहले प्राचीन नाम, उसके बाद देखेंगे कि आधुनिक नाम। देखिए, बितस्ता, बितस्ता जो है यह झेलम नदी का पुराना नाम है। बितस्ता जो है झेलम नदी का पुराना नाम है। और बिपाशा, बिपाशा ब्यास नदी का पुराना नाम। ठीक है। द्विती या द्विती, ठीक है ना, ये घग्घर नदी का पुराना नाम है। इसी को चैतांग नदी भी कहते हैं। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे क्रुभु, क्रुभु जो है ये कुर्रम नदी का पुराना नाम है, और जिसको कुंभा कहा जाता था उसी नदी को आज हम लोग काबुल के नाम से जानते हैं।
ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सदा नीरा किसका नाम हुआ करता था, तो सदा नीरा गंडक को कहते थे। गंडक नदी को ऋग्वैदिक काल में क्या कहते थे, सदा नीरा। ठीक, दूसरा भी बहुत बार पूछा गया है, अस्किनी किसका नाम हुआ करता था, चिनाब को। चिनाब को ही पुराने समय में अस्किनी कहा जाता था। अगला हम लोग देखेंगे सतुद्री। सतुद्री जो है सतलज नदी का पुराना नाम है, और गोमल गोमती नदी का पुराना नाम है। लखनऊ जिसके किनारे बसा हुआ गोमती, गोमती नदी का पुराना नाम क्या है, गोमल। सिंधु नदी को आज की डेट में सिंध कहते हैं, और पहले हम लोग क्या कहते थे, सिंधु कहते थे। सरस्वती नदी का पुराना नाम जो है, सरस्वती नदी का नया नाम जो है वह घग्घर है। घग्घर को ही हम लोग सरस्वती के नाम से जानते थे ऋग्वैदिक काल में। और सुसोमा, सुसोमा जो है सोहन नदी का नाम है, और सुवास्तु जो है यह स्वात नदी का नाम है। यानी स्वात नदी का पुराना नाम जो है ना सुवास्तु है। एक चीज़ और देख लेते हैं, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी अगर पूछा जाए, तो इसकी मूल लिपि थी ब्राह्मी। अभी हम लोग यूपी SSSC के लिए एक अलग तरीके से देखेंगे। हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि जो घटना चक्र यूपी SSSC के लिए टो सीरीज की जो प्रैक्टिस सेट है, उसके 10 के 10 सेट के हर सेट में 20 करंट के क्वेश्चन हैं, और सारे के सारे करंट के क्वेश्चन हम लोग इस एक वीडियो में ही देखेंगे। मतलब एक सेट के 20 क्वेश्चन और 10 सेट के 20 क्वेश्चन, यानी 200 क्वेश्चन करंट के एक साथ हम लोग देखेंगे टो सीरीज से 2022 के लिए जो पीईटी का पेपर होने वाला है। आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले सेट का क्वेश्चन नंबर 51 से 70 तक इसमें करंट दिए हुए हैं, और सारे के सारे करंट हम लोग एक साथ देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, यानी सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 51, जुलाई 2022 में किस स्वदेशी विमान वाहक पोत को समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। तो ये किसका पूरा किया गया है, यह पूरा किया गया है INS विक्रांत का। ठीक है ना, INS विक्रांत का पूरा कर लिया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह कहाँ किया गया है, यह किया गया है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53, अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था। तो यह किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो यह प्रकाशित होता था असमिया में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 में ये कह रहा है जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है। विकल्प में कौन बैंक इन 3 बैंकों में शामिल नहीं है। तो ठीक है ना, तो इसमें कोटक महिंद्रा बैंक शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। यानी जो विदेशी बैंकों के साथ जो खरीदारी कर सकते हैं वो बैंक कौन कौन से हैं, HDFC है, एक्सिस बैंक है, और ICICI बैंक है। क्वेश्चन नंबर 55, जुलाई 2022 में कौन महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो नए अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं, ये हुए हैं राहुल नार्वेकर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56 में यह है कि जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की जो स्थिति है वह कौन सी है, वह है 135, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय जलवायु अनुसंधान, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह कहाँ स्थापित किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह आयोजन कहाँ किया गया है, यह किया गया है दुबई में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई है। यानी सुरक्षा मित्र परियोजना जो है यह कहाँ की है, तो यह केरल की है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का नाम क्या रखा गया है। तो इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है CTB, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61, म्यांमार की मुद्रा क्या है। तो म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है, म्यांमार क्यात, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62, घुंघरू कहाँ का लोक नृत्य है। तो घुंघरू जो है यह लोक नृत्य कहाँ का है, ओडिशा का है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63, कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है। तो कलिम्पोंग हिल स्टेशन जो है यह पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 64, भारत में कितने राज्य हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य हैं? तो आज की डेट में 28 राज्य हैं, ऑप्शन नंबर डी। और केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे तो वो 8 हैं। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि सार्क देशों का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का जो सचिवालय है वह काठमांडू में है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67, जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह किसने जीता है? यह जीता है सिनी शेट्टी ने, सिनी शेट्टी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68 में अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस जो है यह 29 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 में ये पुस्तक दे रहा है, पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक है विनोद राय की। ठीक है ना, यानी नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, ये पुस्तक अगर पूछे तो ये किसने लिखी है? तो ये लिखा है विनोद राय ने। क्वेश्चन नंबर 70 में ये कह रहा है कि जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया है? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले सेट के 20 के 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लिए हैं, और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 इसका ये कह रहा है सेट नंबर 2 से कि मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित या पेपरलेस होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? यानी कौन सी विधानसभा पेपरलेस हो गई है? तो ये हो गई है नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी। और अगर हाई कोर्ट पूछे तो केरल। ठीक है ना, तो पेपर रहित जो विधानसभा है वो नागालैंड है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 52, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश के द्वारा की गई है? तो वर्चुअल माध्यम से की गई है किसके द्वारा बिम्स्टेक की मेजबानी? 5वें श्रीलंका ने किया है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो 53 में हो जाएगा आपका श्री 3 दिनकर गुप्ता को NIA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी है? तो ये पहली छात्रा कौन बनी है? ये बनी है सनन ढाका, ऑप्शन नंबर ए। यानी सनन ढाका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है इस एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 55, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का जो स्थान है वह 37 है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56, जून 2022 में किन 2 शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही है? तो ये कौन से 2 शहर है? कोयम्बटूर उत्तर से, साईनगर शिरडी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 में यह है क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में कौन जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो ये कौन सा जिला है? ये सांबा जिला है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के किस शहर में विश्व के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? तो ये किसने जीता है? हैदराबाद ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59, जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो इस योजना का नाम, विरोध तो बहुत हुआ था लेकिन नाम फिर भी लोग कंफ्यूज करेंगे, और नाम क्या है इसका? अग्निपथ योजना है। ठीक है ना, योजना का नाम अग्निपथ योजना है, और जो लड़के होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट के ऊपर चेतावनी छापने का निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो विश्व का पहला देश कौन सा बना है जो हर सिगरेट पे चेतावनी छापेगा? वह देश है कनाडा। ठीक है, वह देश कौन सा है? कनाडा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 61, बगदाद कहाँ की राजधानी है? तो बगदाद कहाँ की राजधानी है? बगदाद इराक की राजधानी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62,
खाली जगह कहाँ का लोक नृत्य है? तो चेराब जो है लोक नृत्य ये मिजोरम का है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? यानी भूटान की सीमा को हमारे कितने राज्य टच करते हैं? तो 4 राज्य टच करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ है? तो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे में है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65, लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? तो लेडी विद द लैंप होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य देश हैं? तो WTO में कितने सदस्य देश हैं? 164, ऑप्शन नंबर डी। फील्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का नाम क्या है? तो फील्ड्स मेडल जीतने वाली दूसरी महिला जो है वो कौन है? मैरीना दियाजोवस्का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? तो अनकही कहानी के लेखक कौन है? इसके हैं राय बहादुर राय, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित करके जीता है? यानी रणजी जो है ना मध्य प्रदेश ने जीता है, और हराया किसे है? तो इसने हराया है मुंबई को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 सेट खत्म किया, और अब हम लोग तीसरे सेट के क्वेश्चन करेंगे करंट अफेयर्स के। तो तीसरे सेट का जो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का वह है तीसरे सेट का पहला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के शोधकर्ताओं द्वारा कैंसर का पता लगाने हेतु PIVOT नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण विकसित किया गया है? तो यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 52 में ये विकसित किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। या किसके द्वारा विकसित किया गया है? IIT मद्रास के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो है यह किस नदी पे किया जा रहा है? तो 53 में होगा, यह चिनाब नदी पे किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? ठीक है ना। तो किसको शामिल किया गया है? तो 54 में शामिल किया गया है गीता गोपीनाथ को, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये क्वेश्चन नंबर 55 में ये कहाँ शुरू किया गया है? ये जोरहाट में शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, जुलाई 2022 में किसे पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? तो भारत का नया शेरपा किसको चुना गया है? तो ये चुना गया अमिताभ कांत को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पे है? तो भारत किस स्थान पे? भारत 150वें स्थान पे है, यानी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150वें स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 58, 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें न्यूजीलैंड शामिल नहीं है। क्वाड में संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, जापान है। क्वेश्चन नंबर 59, मई 2022 में भारत में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आसानी निर्मित हुआ। इस चक्रवात का नाम आसानी किस देश ने रखा हुआ है? आसानी चक्रवात का नाम आसानी रखा है श्रीलंका के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60, मार्च 2022 में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ताल ज्वालामुखी जो है ना फिलीपींस में है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो भांगड़ा, ऑप्शन नंबर बी शास्त्रीय नृत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो 62 में जो है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 63, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रॉक मेमोरियल जो है ये तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम में है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65 में ये एक सूची दी गई है और इसका मिलान करना है, ठीक है। अब इसमें मिलान करना है तो 65 में जो सही होगा वो सी सही होगा, 2 4 1 3, यानी अमजद अली खान जो हैं ये सरोद हैं, अली हुसैन जो है शहनाई हैं, और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी हैं, और अल्लाह रखा जो है ये तबला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 66 में हम लोग देखेंगे कि इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा है रुपया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67, मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसने जीता? ठीक है ना, तो ये किसने जीता है? ये गीतांजलि श्री ने जीता है, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है जीता है गीतांजलि श्री ने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68, मई 2022 में संपन्न UEFA चैंपियंस लीग 2021-22 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो ये जीतने का काम किया है रियल मैड्रिड ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69, जून 2022 आबू धाबी UAE में आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA वितरण समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है शेरशाह को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70, प्रतिवर्ष विद्युत खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तीसरा भी सेट हम लोग का खत्म हुआ और अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 51, सेट नंबर 4। ठीक है, सेट नंबर 4 हम लोग देखेंगे। अब सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन जो है, मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहाँ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह किया गया है बेंगलुरु में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 में मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में कौन सा देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? तो 5वां सबसे बड़ा जो शेयर बाजार का देश बना है वो क्या बना है? अपना देश भारत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये महिलाओं के द्वारा स्वामित्व वाला पहला औद्योगिक पार्क जो बना है ये बना है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54, अप्रैल 2022 में जारी 36वीं वार्षिक फोर्स अरबपतियों की सूची 2022 में मुकेश अंबानी किस स्थान पे हैं? तो मुकेश अंबानी का जो स्थान है वो है 10वां, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, जनवरी 2022 में इसरो के किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया है? ठीक है ना, तो कौन सा सेवा मुक्त हुआ है? 55 में हो जाएगा इनसैट 4B। इनसैट 4B को जो है ना सेवा मुक्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत की पहली स्टील स्लैग रोड कहाँ पे बनाई गई है? ठीक है ना, तो ये कहाँ पे बनाया गया है? ये बनाया गया है सूरत में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57, देश के पहले सी वीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो सी वीड पार्क जो बनाया गया है वह बनाया गया है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58, जून 2022 में कौन सा देश, ठीक है ना, कैनाबिला की खेती को यानी भांग की खेती को वैध करार देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो भांग की खेती को वैध करार देने वाला जो पहला एशियाई देश बना है वह बना है थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो विश्व शांति केंद्र की स्थापना की जाएगी गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर सी। मई 2022 में किस राज्य में ई अधिगम योजना शुरू की गई है? ई अधिगम योजना हरियाणा में शुरू की गई है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61, फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो फिनलैंड की जो राजधानी है वह है हेलसिंकी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? तो इसमें सही क्या है? भरतनाट्यम तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63, विश्व खाद्य कार्यक्रम
WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम या WFP का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय है रोम में, ऑप्शन नंबर डी। गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो गुदई महाराज जो है तबला बजाते थे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए। 1913 में मिला गीतांजलि के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहने का काम किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67, जून 2022 में आयोजित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने, ऑप्शन नंबर बी। पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69, अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 हम लोग देखेंगे, मई 2022 में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियम लीग IPL के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये गुजरात ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इस तरह से 4 सेट हम लोग के खत्म हो गए हैं। अब हम लोग देखेंगे 5वां सेट। ठीक है। हम लोग देखेंगे 5वें सेट का जो पहला क्वेश्चन है, जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पे योग किया था? ये किए थे मैसूर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, जापान और रूस के मध्य किस द्वीप को लेकर के विवाद चल रहा है? तो जापान और रूस के जो बीच में विवाद है वह है कुरिल द्वीप को लेकर के, ऑप्शन नंबर ए। मई 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन है? तो एशिया का पहला देश दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय नौसैनिक के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला की अंतिम पनडुब्बी का नाम क्या है? तो अंतिम पनडुब्बी का नाम जो है INS वागसीर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55, मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया? तो इन्होंने किसे घोषित किया है? इन्होंने घोषित किया है 55 में बी देव सहायम पिल्लई को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, मई 2022 में किसने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण किया है राजीव कुमार ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 में मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंटस कलर से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया INS वल्सुरा को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58, जुलाई 2022 में कौन राज्य प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये पहला राज्य है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में कहाँ? रामपुर में। क्वेश्चन नंबर 60 हमसे ये कह रहा है कि हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है? ये बनाया गया निधि छिब्बर को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61 में ये है कि किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? गमोचा सांस्कृतिक प्रतीक है कहाँ पे? तो ये प्रतीक है असम में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो हरियाणा के साथ सीमा साझा करने का काम मध्य प्रदेश नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 63, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64 में निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? ठीक है ना। तो 64 में गणित में कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 65 देखते हैं, भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताना है, तो काला कौवा भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 66, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68, पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड
इन अवर टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखा गया है सलमान खुर्शीद के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में है हीरो इंडियन सुपर लीग 2021-22 के 8वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता हैदराबाद FC ने, ऑप्शन नंबर ए। हीरो इंडियन सुपर लीग है ये, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 70, 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है डॉक्टर रामदरस मिश्र को, प्रोफेसर रामदरस मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। 5 सेट पूरे हुए, हम लोग देखेंगे 6वां सेट, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं करंट के। अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 6, ठीक है। सेट नंबर 6 का जो पहला क्वेश्चन है 51, अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम समारोह के दौरान किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो ये किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? ये शुभारंभ किया गया उत्सव पोर्टल का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है जनवरी 2022 में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कौन राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण के संदर्भ में पहले स्थान पर है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, 1 से 4 अप्रैल 2022 के मध्य तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की राजकीय यात्रा पर गए थे? तो ये गए थे तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54 में अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियों रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है तीसरा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, अप्रैल 2022 में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सह सृजन तथा नवोन्वेषण के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने हेतु एक संयुक्त पहल फिनक्यूलुवेशन लॉन्च किया है? तो यह किसने लॉन्च किया है? यह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56, जनवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-52 के माध्यम से किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो यह किसका किया है? EOS-04 का, EOS-04, ऑप्शन नंबर सी। जनवरी 2022 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? तो 57 में, डी वर्ष 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 58, अप्रैल 2022 में कहाँ पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई थी? तो ये कहाँ आयोजित की गई थी? पक्के घाट अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 में यह कहा गया कि फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के लिए शुरू की गई नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि कितनी है? तो इसकी अवधि कितनी है? तो इसकी अवधि वर्ष 2022 से वर्ष 2027 तक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60, फरवरी मार्च 2022 के मध्य 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया था नैरोबी में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61, डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी जो है वह कोपहेगन है, ऑप्शन नंबर ए। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा जो है ये पंजाब का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है ये भारत रत्न है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65, रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो रूमी दरवाजा जो है ये लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो दिया जाता है वो पत्रकारिता में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67, पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक है नवदीप सिंह गिल, ऑप्शन नंबर
डी। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 में है मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह जीता है केरल ने। किस टीम ने जीता है? तो केरल ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2021 है कैरोलिना विलावस्का, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉल्फिन दिवस घोषित हुआ है 5 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 7, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 7। सेट नंबर 7 का जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA किस तिथि से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है? तो ये कब से लागू हो गया है? ये हो गया है 1 मई 2022 से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52, देश के पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये कहाँ किया गया है? 52 में ये किया गया है पूर्णिया, बिहार में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53, फरवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने किसकी अध्यक्षता में वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो ये पुनर्गठन किया गया है NR नारायण मूर्ति, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, मई 2022 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने असम के किस जिले में पायलट आधार पर मेथनॉल के मिश्रण वाला M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? तो ये कहाँ लॉन्च किया है? तिनसुकिया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया जिसके कारण मछलियों के विकास प्रभावित हो रहा है? तो माइक्रोप्लास्टिक कहाँ के पानी में पाया गया है? कावेरी नदी के पानी में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56, मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में विश्व की सबसे उन्नत तकनीक विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया। लॉन्च किए गए वाहन का क्या नाम है? तो ये जो वाहन लॉन्च हुआ है इसका नाम है टोयोटा मिराई, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57, फरवरी मार्च 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। विकल्प में कौन सा राज्य इन 5 राज्यों में शामिल नहीं है? तो इसमें सिक्किम नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। गोवा में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, पंजाब में हुआ था, यूपी में हुआ था, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58, 59 थोड़ा खराब हो गया है, देखेंगे हम लोग 60। नवंबर 2021 में कौन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री जो चुनी गई है मैगालेगा एंडरसन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61, हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी बजाते थे, ऑप्शन नंबर सी। द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई जो है वह 7516.6 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य चीन नहीं है, कंबोडिया है, लाओस है, फिलीपींस है, ऑप्शन नंबर 64। BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। अभी लेखपाल मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी जो है ना 65 में ये हो गया हमिंग बर्ड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर हैं? तो धनपत राय श्रीवास्तव जो हैं इन्हीं को हम लोग प्रेमचंद के नाम से जानते हैं, यानी प्रेमचंद का जो असली नाम था वह था धनपत राय, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 में है कि अप्रैल 2022 में मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 67 ना, क्वेश्चन नंबर 67 में ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है आरिफा जौहरी को, ये दिया गया है आरिफा जौहरी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 में हमसे कह रहा है किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? थॉमस कप 2022 जीता है भारत ने, ऑप्शन नंबर
ए। थॉमस कप 2022 किसने जीता है? भारत ने। क्वेश्चन नंबर 69 में क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? श्री राम चौलिया के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 में यह है कि प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। मार्च, अप्रैल, मई, देखिए 22 मार्च, ठीक है, फिर 22 अप्रैल और फिर 22 मई। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने 7 सेट कंप्लीट किया है। अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 8, ठीक है। सेट नंबर 8 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, सेट नंबर 8, जून 2022 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो यह किसने लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया 51 में IIM अहमदाबाद, ठीक है ना, IIM अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 52 में है, फरवरी 2022 में शुरू किए गए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम सघन मिशन इंद्रधनुष 4 को राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के कितने जिलों में संचालित किया जाएगा? तो ये कितने जिलों में किया जाएगा? 416 जिलों में किया जाएगा टोटल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53, फरवरी 2022 में किस सुरंग को 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई है? तो ये किसको दी गई है? 53 में अटल सुरंग को। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54, हेनले एवं पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का स्थान जो है ना 87वां है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, मई 2022 में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये चुना गया है भारत को। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56 में यह है कि मई 2022 में कौन सा नियो बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है? तो ये कौन सा बन गया है? ये ओपन बन गया है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े एथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किस देश को पीछे छोड़ देगा? तो ये किसको छोड़ देगा? ये चीन को छोड़ देगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58, उत्तर प्रदेश के शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो यह कहाँ की जाएगी? यह वाराणसी में की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा विकल्प तथ्य सही नहीं है? तो देखिए इसमें पहले ये कहा जा रहा है 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, ये सही है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 340.824 किलोमीटर, लगभग 341 किलोमीटर, ये भी सही है। यह एक्सप्रेसवे बलिया के मंदरिया गांव तक बनाया गया, यह गलत है। और ये गलत है तो यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। और इस एक्सप्रेसवे के पर सुल्तानपुर जिले में 1/3 पट्टी निर्माणित की गई है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 60, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा जा रहा सही नहीं है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक लवलीना बोरगोहेन ने जीता था, ये गलत है और इसीलिए ये आपका ऑप्शन बनेगा। ठीक है ना। बाकी देख लेते हैं। PV सिंधु ने महिलाओं की बैडमिंटन स्पर्धा में एकल वर्ग में कांस्य पदक जीता, सही है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फील्ड हॉकी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, ये भी सही। नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 61, अबू धाबी कहाँ की राजधानी है? तो इसमें देखेंगे अबू धाबी जो है यह यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला जो होता है ये राजस्थान में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है, तो 64 में बुकर पुरस्कार जो है ये उपन्यास के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? 1084 की माँ पुस्तक के लेखक हैं महाश्वेता देवी, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो अब भारतीय संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा।
क्वेश्चन नंबर 67, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये दामोदर माउजो को मिला है, ऑप्शन नंबर ए। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउजो को मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 में यह है कि मार्च अप्रैल 2022 में इटली में आयोजित 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप 2022 में सीनियर टीम श्रेणी में किस देश ने रजत पदक जीता है? तो किसने रजत पदक जीता है? ये जीता है भारत ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 70 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 ये कह रहा है कि जनवरी 2022 में संपन्न टाटा स्टील शतरंज 2022 के चैलेंजर्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है अर्जुन एरिगैसी ने, अर्जुन एरिगैसी ने जीता है। इस तरह से हम लोगों ने सेट नंबर 8 किया और अब हम लोग करेंगे सेट नंबर 9। ठीक है, ये हो गया सेट नंबर 9 आ गए। सेट नंबर 9 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जून 2022 कौन भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो कौन पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? ये बनी है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी द्वारा भारत में जल की समस्या को हल करने के लिए एक्वामैप नामक एक अंतर अनुशासनात्मक जल प्रबंधन और नीति केंद्र की स्थापना की गई है? तो यह की गई है आईआईटी मद्रास के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? केरल में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 में हाल ही में कौन भारतीय अभिनेत्री फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ये कौन बनी है? ये बनी है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55, किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू किया गया है? तो ये ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ चालू किया गया है? मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, जनवरी 2022 में प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा का निधन हो गया। वह किस घराने से संबंधित थे? तो वह किस घराने से संबंधित है? ये कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 में यह है कि 22 मार्च 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम जो है यह क्या है? सुजलाम 2, ऑप्शन नंबर बी, सुजलाम 2। क्वेश्चन नंबर 58 में है जून 2022 में कौन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन गया है? देश का 36वां बना है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए, असम। क्वेश्चन नंबर 59, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीति का अनावरण किया। इस नीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादों को कितनी अवधि तक अंतर्राष्ट्रीय पारेषण शुल्क में छूट मिलेगी? तो ये कब तक के लिए छूट मिलेगी? ये 25 वर्ष तक छूट मिलेगी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60, मई 2022 में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो यह किसको मिला है? दानिश सिद्दीकी को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61, लोसर उत्सव किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 61 में जो होगा मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है लोसार। ठीक है ना, लोसार मनाया जाता है मोनपा के द्वारा। ठीक, फिर देखिए लद्दाख में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 में लखनऊ कहाँ की राजधानी है? तो उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन नंबर बी। 63 में क्वेश्चन नंबर दे रहा है 63, निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वह मानवाधिकार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? तो 64 में सी है, पंचतंत्र है, ऑप्शन नंबर सी। यानी विष्णु शर्मा का पूछे तो पंचतंत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, मैड्रिड कहाँ की राजधानी है? तो मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66, कर्नाटक की संसदीय सीटों या राज्यसभा की सीटों में कितनी संख्या, यानी कर्नाटक में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो वहाँ पे हैं 12 सीटें, ऑप्शन नंबर ए।
प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68, बिरसा मुंडा जनजाति नामक पुस्तक किसने लिखी है? बिरसा मुंडा जनजाति जो पुस्तक है इसको प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने लिखा है, ऑप्शन नंबर डी। और बिरसा मुंडा जो है ना खेल स्टेडियम, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम उड़ीसा में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, वर्ष 2021 का वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 69 में होगा बी, PR श्रीजेश को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70, नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेताओं के संबंध में निम्न विकल्पों में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 70 में डी जो है ये सही नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 70 में डी चिकित्सा वाला जो दिया हुआ है ये सही नहीं है। बाकी अर्थशास्त्र का डेविड कार्ड को मिला है, जोशुआ डी एग्रिस्ट को मिला है और डुइगो W इवेंस को मिला है। शांति का जो है मारिया रेस्सा को मिला है और द दमित्री मुरातोवा को मिला है। साहित्य का जो मिला है अब्दुल रजाक गुरहान को मिला है, ठीक है। और इस तरह से हम लोगों ने 9 सेट खत्म किया और ये हम लोग का आखिरी सेट यानी 10वां सेट है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 10। सेट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT स्थापित किया गया है? तो यह कहाँ स्थापित किया गया है? यह उत्तराखंड में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 में यह है कि फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्थापित स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किस संत की प्रतिमा है? तो यह किस संत की प्रतिमा है? यह है संत श्री रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 में यह है कि जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पे था? तो पदक तालिका में पहले स्थान पे है हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54, मार्च 2022 में जारी भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में देश में टीबी के मामले में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 54 में सी यानी 19% की वृद्धि दर्ज की गई है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, फरवरी 2022 में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो UGC के नए अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर S जगदीश कुमार, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56, फरवरी 2022 में लॉन्च की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्माइल योजना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए कितनी राशि का आवंटन किया है? तो कितनी राशि का आवंटन किया? 365 करोड़ रुपए, ठीक है ना। मई जून 2022 में आयोजित 94वीं स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 में जीत हासिल करने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा का नाम क्या है? तो ये नाम क्या है? हरिनी लोगन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 में है मार्च 2022 में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त मिला है? पहला स्थान, ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा स्थान किसको मिला है? राजस्थान को। क्वेश्चन नंबर 59 में है मार्च 2020 में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये कहाँ संपन्न हुई है? आगरा में हुई है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, जुलाई 2021 में भारत में स्थित किस हड़प्पाकालीन शहर स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है? तो ये किसको शामिल किया है? धौलावीरा को, ऑप्शन नंबर सी। यानी धौलावीरा भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 61, नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की जो राजधानी है वह क्या है? ओस्लो है, ऑप्शन नंबर बी। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो 62 में पन्नालाल घोष जो है ये बांसुरी बजाते थे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63 में शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर ए। 64 क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखक वराह मिहिर ने किया है? वराह मिहिर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? बृहद संहिता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो भैया ये तो सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है ना कैनबरा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66, तमिलनाडु की संसदीय सीटों राज्यसभा की सीटें कितनी है? तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटें हैं 18, ठीक है। और राजस्थान में पूछे तो 25।
यूपी में पूछे तो 30। क्वेश्चन नंबर 67, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 67 में वीर बाल दिवस जो है 26 दिसंबर को मनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68, पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? 400 डेज किसके द्वारा लिखा गया है? चेतन भगत के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 69, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये पुरुष एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल ने, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 70, जून 2022 में विश्व कार्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह कहाँ किया गया? यह किया गया है जेनेवा में, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हम लोगों ने घटना चक्र टो सीरीज के 10 सेट के सारे 200 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर ये 200 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो ज़्यादातर सवाल यहाँ से मिलने के चांसेस हैं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।